हेलो एंड वेलकम टू CUCET फ्री क्लासेस। मेरा नाम प्रियमदा है। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे चैप्टर 3 इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और आज इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक छोटा सा है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टिप्स एंड बिट्स। थोड़े बहुत आपके वन लाइनर्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट कराती रहूँगी, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आप जो देख रहे होंगे स्क्रीन पर वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, देखिए इसमें आप चूँकि हम इलेक्शन पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। बट उन इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना, उन इलेक्शंस को फेयर तरीके से कराना, ये जिम्मेदारी एक संस्था को दी जाती है, एक अथॉरिटी को दी जाती है, एक बॉडी को दी जाती है, और उसी का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। और उस संस्था का या उस अथॉरिटी का या उस बॉडी का या उस निकाय का काम यह होता है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट कराए, लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनको लेजिटिमेट एक्सप्रेशन के थ्रू इलेक्टोरल रिजल्ट्स को आउट कराए, यानी उन्होंने जिनको वोट दिया है वही विनर बने, वही विजेता बने और वही भारत की सत्ता को हासिल करे। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसको फेयर तरीके से पूरे भारत में कराना, ये कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो, जहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो, जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना कोई आम बात नहीं है। चलिए हम इस टॉपिक में देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है नहीं कि मैं अंडरलाइन कराऊँ, बट इन केस इफ यू वांट टू राइट एनी इन फ्यूचर, इफ यू वांट टू राइट एनी kind of a essay and want to express your thought about election, this line is very much important. Democracy to be translated into a reality on the ground, it is important that election system is impartial and ट्रांसपेरेंट। अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र सचमुच उस देश में लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए वहाँ का इलेक्शन बहुत ही अनबायस तरीके से, बिना इम्पार्शियल हुए और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन है नहीं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिस देश में जितने भी एडल्ट सिटीजन होते हैं जो कि एलिजिबल हैं वोट के लिए, यानी हर एक देश में एक क्राइटेरिया बनाया गया है, दैट क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एज टू वोट इन एनी इलेक्शन इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि जितने भी लोग एडल्ट सिटीजन हैं उस देश के और जो वोट कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है all adult citizens of the country must be eligible to vote in the election, and this is known as universal adult franchise. in many बहुत सारे कंट्रीज में हमने देखा कि स्टार्टिंग में महिलाओं को या बहुत सारे ऐसे वर्ग, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते थे, समाज के कुछ ऐसे वर्ग जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। कहीं क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया गया था, तो कहीं पर मिनिमम बैंक बैलेंस का क्राइटेरिया बनाया गया था। लेकिन इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ तो हमने सभी को वोटिंग का अधिकार दिया, यानी एक पर्टिकुलर एज के बाद जिसने वो पर्टिकुलर मिनिमम एज अटेन कर ली है, उसके बाद जितने भी लोग हैं उन सभी के पास वोटिंग का अधिकार हो जाता है। ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखती है भारत देश में। किसी को भी न वोट डालने से वंचित किया गया किसी भी आधार पर, यानी सभी को समानता के नज़र से देखा गया। राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन का क्लॉज, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको आप वोटिंग के थ्रू देख सकते हो कि हमारे यहाँ किसी को भी, महिलाओं तक को भी, किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो इंडिया के बाद बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपनी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार बहुत लेट जाकर दिया है। इंडिया तो आज़ाद होते ही उसने सबको वोटिंग का राइट्स दिया। टिल 89
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल 1989 सॉरी, टिल 1989 हमारा जो वोटिंग का अधिकार था, यानी कौन लोग वोट डाल सकते थे, वो था 18 साल, सॉरी 21 ईयर्स, 21 ईयर्स। 1989 में संविधान में संशोधन किया गया, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में इस 21 एज को घटाकर 18 साल कर दिया गया, 18 ईयर्स, यानी 18 साल का वयस्क निर्धारित किया गया कि 18 साल की उम्र अचीव करने के बाद कोई भी भारत देश में वोट डाल सकता है, इन स्पाइट ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर और एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव से उनको वंचित नहीं किया गया। और यहाँ पर 21 साल से 18 साल की उम्र कर दी गई बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। तो 89 तक 21 ईयर्स एज हुआ करती थी, फिर उसे घटा के 18 साल कर दिया गया। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 के बाद कोई भी वोट डाल सकता है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। रेस्ट जो पहले मैंने आपको बोला था व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बस उसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन। अब यहाँ पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। ये लाइन है राइट टू वोट। राइट टू वोट is based on principle of equality and non discrimination, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं कि अगर राइट टू वोट इक्वालिटी को प्रमोट करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कहीं ना कहीं राइट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इज ऑल्सो गिविंग राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज, यानी कि भारत देश में अगर वोट सभी के पास अधिकार है, तो सेम उसी तरीके से आपके पास इलेक्शन में खड़ा होना या इलेक्शन को कंटेस्ट करना भी आपका अधिकार है, और किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, जो यहाँ पर इन्होंने लोकसभा की क्वालिफिकेशन को हाईलाइट किया है कि लोकसभा में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, बट वो क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसएससी, यूपीएससी किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो किसी को इन आधारों पर वंचित नहीं किया गया है कि आप इस रिलीजन के हो तो पेपर देंगे, आप इस जेंडर के हैं तो पेपर देंगे, आप इस मूल वंश से आते हैं तो पेपर देंगे, आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पेपर देंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सभी के लिए बराबर होती है, यानी कि किसी को भी एग्जाम देने से वंचित इन आधारों पर नहीं किया जाता है। राइट टू इक्वालिटी तो है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सीयूसीटी का एग्जाम तो नहीं देगा, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिए तो रखनी ही पड़ेगी। इन स्पाइट ऑफ दैट किसी और तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज रखा गया है, नहीं, सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भारत में राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज विच वॉज वी हैव डिस्कस्ड इन द फंडामेंटल राइट्स। तो ये शो करता है कि भारत देश में सभी के पास ये मौलिक अधिकार है, जो कि समानता का अधिकार दिखाता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। लोकसभा के इलेक्शन में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई कि 25 साल तक का उसकी उम्र अचीव होगी, उससे बड़ा हो, और अगर कोई पर्सन जो है 2 साल या 2 से अधिक सालों के लिए कोई सजा पा चुका है, तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और भी, बट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनकम, एजुकेशन, क्लास, जेंडर ऑन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। देखिए, कह रहे हैं कि किसी को भी राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन से रोका नहीं जाता है।
जैसे लोकसभा में आपकी उम्र बट एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, लोकसभा में 25 है, आपकी राज्यसभा में 30 है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए 35 है, ऐसे करके सो ऑन सो फोर्थ। तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट किया गया है, लेकिन किसी को भी शिक्षा के आधार पर, किसी को भी क्लास के जेंडर के आधार पर, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर किसी को भी इलेक्शन में खड़ा होने से वंचित नहीं किया गया है। यानी कि आपका ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्राइटेरिया रखा गया है, दैट्स इट। लोकसभा में कहा गया कि 25 साल तक की उम्र होनी चाहिए और कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने, अगर उसको 2 या 2 से अधिक सालों की सज़ा मिल चुकी है तो वो भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा और भी नियम कायदे होते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव करने के, जिससे आप इलेक्शन लड़ सकें। वो क्राइटेरिया यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, इसीलिए मैं इसको एक्सक्लूड कर रही हूँ इस लेक्चर से, क्योंकि आई हैव टू टीच यू एनसीईआरटी, नॉट द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर वो मिसिंग है, अदरवाइज यही 2 क्राइटेरिया नहीं होते, और भी क्राइटेरिया होते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है, जो कि आपके इस पूरे चैप्टर का सार है, वो बॉडी, वो संस्था भारत देश में जो कि इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और भारत के वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? आर्टिकल 324, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 कहता है द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल, द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स for a conduct of all the elections to parliament and the legislature of every state. Mind it, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल होगा कि वो सुपरवाइज करेगा, डायरेक्शन देगा और कंट्रोल देगा, सारे इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करेगा। क्या इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं भाई? 18 साल से ऊपर के लोग, जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है उनको, वोटर जो लोग 18 साल के हो चुके हैं, या मान लीजिए कोई किसी की डेथ हो गई है 18 साल से ऊपर, पहले मान लीजिए 21, 22, 23 या 60 साल का हो गया है, उनको इलेक्टोरल रोल से निकालना, नए लोगों का भर्ती कराना, जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हो उनको देना, इसी को इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन करना कहते हैं। यानी निर्वाचन नामावली, ठीक है, निर्वाचन नामावली तैयार करना। कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस, कहाँ कहाँ इलेक्शन कराता है? पार्लियामेंट के इलेक्शंस, सभी स्टेट के लेजिस्लेचर के इलेक्शन, एंड द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट and held under this constitution, vested in a commission, refer to it in the constitution as the election commission. Important point जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी एग्जामिनेशन के लिए, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 324। ये कौन कौन से इलेक्शंस कराता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर उनकी विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वहां पर भी चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए, भारत देश में जितने भी, इवन राज्यों के भी जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी प्रकार के इलेक्शंस होते हैं, वो सब कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट दो इलेक्शंस जो ये ना करा के राज्यों के निर्वाचन आयोग कराते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। तो आप ये एग्जाम में आ सकता है आपके, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो दो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, एक पंचायत के और एक है आपका म्युनिसिपैलिटी का, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी का, नगर पालिका और पंचायत के इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324। अब आपको एग्जाम में क्या आएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? याद रखिएगा, भारत में जितने भी इलेक्शंस होते हैं सब ये कराता है, एक्सेप्ट दो, वो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, जो कि आपका कराता है राज्यों का जो निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो कराता है। याद रखिएगा,
राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों के चुनाव होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। सिर्फ 2 ऐसे इलेक्शंस हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, तो ये आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी याद रखिए जो सरकार कहती है वही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव होता है प्रेसिडेंट द्वारा और अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट द्वारा, जो कि वर्क करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद यानी सरकार। तो सरकार जिसको रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट उसी को नॉमिनेट करता है। कट शॉर्ट में यही क्रक्स है इसका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में टिल 1989 ये एक मेंबर कमिटी थी, यानी सिर्फ एक ही आदमी इसमें वर्क करता था। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, दैट्स इट। फिर यहाँ पर 2 और ऐड कर दिए गए, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही इसको फिर से एक बना दिया गया और 1993 में इसे फिर से 3 मेंबर आयोग बना दिया गया। यानी एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आपके 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते थे। ठीक है, तो मल्टी मेंबर, सिंगल मेंबर से अब ये मल्टी मेंबर कमीशन बन चुका है। तो एक ऐसे ही जब इसको मल्टी मेंबर बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हुई कि क्या ये सही है, क्या लोगों का जब ओपिनियन बदलेगा, तो यानी आप 2 लोगों को और इंट्रोड्यूस कर रहे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो जाहिर सी बात है विरोधाभास तो होगा, कॉन्ट्रडिक्शन तो होगा। तो क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ये कहा गया कि बहुत सही है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। विरोधाभास और डिफरेंट ओपिनियन होने से तो और अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक ओपिनियंस ना हो तो वैसी डेमोक्रेसी कैसी, राइट? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1993 से कंसिस्टेंटली 3 मेंबर पार्टी सिस्टम है, यानी मल्टी मेंबर है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। डन। इस 1 इलेक्शन कमिश्नर में ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ये हेड होता है, लेकिन याद रखिएगा ये 2 अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे किसी भी मामले में, मतलब ये जो है ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर इससे किसी भी मामले में कमतर नहीं है। यानी इन तीनों की पावर्स बैलेंस है। भले ये हेड कहने के लिए हो, लेकिन इसकी पावर इसके डिसीजन को ओवर रूल नहीं कर सकती, बल्कि मेजॉरिटी में वोट डाल के डिसीजन लिया जाता है। पावर्स में कोई अंतर नहीं है, हेड भले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। अब इन्हें हटाया कैसे जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑर्डर देके करता है बाय प्रेसिडेंट, बट थ्रू प्रेसिडेंट लिखना चाहिए, आई एम सो सॉरी। प्रेसिडेंट के द्वारा इसे हटाया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से ऐसा प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पारित होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पारित होना चाहिए। ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है वो भी देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटाया जाता है? थ्रू प्रेसिडेंट हटाया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से वो स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पारित होना चाहिए। यानी ऐसा कोई प्रस्ताव, ऐसा कोई रेजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग जब पारित करा दिया जाता है थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देकर सीईसी को रिमूव कर देता है। तो एक चीज तो आपने देखी, भले सरकार अपॉइंट करती हो सीईसी को और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को, लेकिन उनकी इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको मेंटेन करने के लिए उसने उसके रिमूवल को सरकार के हाथों में ना छोड़ के पार्लियामेंट के हाथों में छोड़ा हुआ है। यानी जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहेगी वो अपने पद से हट नहीं सकता है। इसका ये मतलब है कि फिर सरकार का रोल इसमें कम हो जाता है। इसी वजह से सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती और देश में सही तरीके से फेयर एंड जस्ट इलेक्शंस कंडक्ट हो पाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो अभी देखिए स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है। स्पेशल मेजॉरिटी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी प्रस्ताव पार्लियामेंट में, मान लीजिए मैं पार्लियामेंट की मेंबर हूं और मुझे अगर अपनी बात रखनी है तो वो थ्रू प्रस्ताव रखी जाती है, थ्रू रेजोल्यूशन रखी जाती है। ऐसे नहीं कि उठे और हा ही करने लगे, नहीं, आपको उठ के वहां पर रेजोल्यूशन पास करवाना होता है, अपनी बात को रखना होता है। ये रेजोल्यूशन जो है तरह 4 अलग अलग तरीके की मेजोरिटी से पास किए जाते हैं। संविधान में इन चारों मेजोरिटी का जिक्र किया गया है कि कौन सा प्रस्ताव किस मेजोरिटी से पारित होगा, यानी मेजोरिटी मतलब बहुमत से पारित होगा। यानी कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें कम लोगों की भी अगर सहमति बन जाएगी तो वो पास करा दिया जाएगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव नहीं है वो। फिर कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें थोड़े ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए, तभी वो प्रस्ताव पारित हो सकता है। फिर उससे भी ज्यादा लोगों की सहमति, यानी ऐसे करके 4 मेजोरिटी माने गए हैं, जो कि सिंपल से टफ होते चले जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? तो उसमें सेकंड नंबर का ये आता है स्पेशल मेजोरिटी। उसमें सेकंड नंबर का आता है स्पेशल मेजोरिटी। उससे पहले आता है आपका सिंपल मेजोरिटी। तो चूंकि यहां पर जो सीईसी के रिमूवल की बात कही गई है वो है आपके स्पेशल मेजोरिटी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपल मेजोरिटी भी बताऊंगी। तो सिंपल मेजोरिटी की कंडीशन होती है, सिंपल मेजोरिटी की कंडीशन होती है 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आप कहेंगे उपस्थित और मतदान, उपस्थित और मतदान। अब आप कहेंगे कि ये 50% प्लस 1 क्या है? 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो उपस्थित है और जो वोट कर रहे हैं, अगर उनका 50% प्लस 1 मिल जाएगा तो ऐसा प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाएगा। सेम यही मेजोरिटी मुझे फिर राज्यसभा से अलग पास करानी पड़ेगी। याद रखिएगा, कोई भी प्रस्ताव लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग, याद रखिएगा, लेकिन वो सेम प्रस्ताव सेम मेजोरिटी के साथ पास होगा। यानी अगर एक प्रस्ताव है जिसको मैंने दोनों हाउसेस से पारित कराना है और वो प्रस्ताव सिंपल मेजोरिटी से पास होना है, तो याद रखिएगा लोकसभा में भी सिंपल ही चाहिए होगा, राज्यसभा में भी सिंपल। ऐसा नहीं हो सकता कि मेजोरिटी डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, तो लोकसभा से पहले आप अलग पारित कराएंगे 50% प्लस 1, और फिर राज्यसभा से। अभी और डिटेलिंग इसमें बची हुई है, तो पहले डिस्कस करते हैं सिंपल मेजोरिटी, फिर आएंगे स्पेशल मेजोरिटी पे। सिंपल मेजोरिटी मैंने आपसे बोला 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इधर ध्यान दीजिएगा कि चूंकि लोकसभा से अलग पारित कराना है, तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 545 हो गई। मान लेते हैं उस 545 में 45 लोगों ने या 145 लोगों ने बोला मैं नहीं आऊंगा, इस प्रस्ताव पारित हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दे वर एब्सेंट, आए ही नहीं। अब बचे आपके कितने? 300। 300 में से 100 लोगों ने या 50 लोगों ने कहा कि हम प्रेजेंट तो हैं पर वोट नहीं करेंगे। प्रेजेंट हैं, लोकसभा में हैं, पर वोट नहीं करेंगे। कितने बचे? 250। अब ये देखिए 250 लोग बचे। हमें क्या चाहिए? जो लोग प्रेजेंट भी थे और वोट भी कर रहे हैं उनका 50% प्लस 1। इसका 50% प्लस 1 निकाल लीजिए, प्लस 1। 126 लोगों ने भी अगर सहमति दे दी तो लोकसभा से ऐसा प्रस्ताव पारित। दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। ऐसे प्रस्ताव, कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं संविधान में जिनमें बहुत कम लोगों की उपस्थिति, मतलब उन कम लोगों की सहमति से भी वो प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, तो ऐसे प्रस्ताव सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पारित होते हैं। सेम ऐसे फिर आप राज्यसभा में कर लीजिए। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245 हो गई। 45 लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे, एब्सेंट है। 200 लोगों में से 50 लोगों ने कहा भाई प्रेजेंट तो हैं बट वोट, हमको वोट डालना ही नहीं, हमारा मन ही नहीं है, तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं। 150 में से अब आप देख लीजिए इनका 50% निकाल लीजिए, प्लस 176 लोगों ने भी कह दिया, तो ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो ये तो एक मेजोरिटी हो गई जिसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं था, फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में है। तो कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो थोड़ा और ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए पार्लियामेंट में तभी पारित हो सकते हैं, उसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो इस स्पेशल मेजोरिटी को आप समझते हैं, स्पेशल मेजोरिटी को हिंदी में बोला जाता है विशेष बहुमत। क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। इसमें 2 कंडीशन चाहिए होती है। एक कंडीशन होती है 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस।
और दूसरी कंडीशन होती है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए, जो उस सदन का टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% चाहिए, हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल। यहाँ पे याद रखिएगा 50% प्लस 1 नहीं, टोटल स्ट्रेंथ का हाफ। और दूसरा है जितने भी प्रेजेंट थे और वोट दे रहे थे, उपस्थित और मतदान उनका 2/3। तो इसको भी जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। पहले चलिए लोकसभा का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि पहले लोकसभा से पारित होगा, हो सकता है राज्यसभा से पहले पारित हो जाए, कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले लोकसभा से। हम लोकसभा का एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 545 हो गई। पहली वाली कंडीशन देखते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए। 545 का अगर आप आधा निकालेंगे तो कितना होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप इसको 273, जो जब अगर पॉइंट में आए तो 273 लिखिए, यानी इतने लोग तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन है जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए। तो देखिए लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 है, 45 लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे, हमको वोट, हमें मतलब नहीं है, सीईसी हट रहा है या जैसे भी है, वी डोंट केयर अबाउट इट। तो 45 लोग नहीं गए। फिर कितने बचे, 500, क्योंकि सीईसी को हटाएंगे कैसे, स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाता है। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से ऐसा प्रस्ताव स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देकर उसे रिमूव कर देता है। तो 45 लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे। उसके बाद आपका बचा कितना, 500 लोगों में से 100 लोगों ने कहा हम प्रेजेंट तो हैं पर वोट हमें नहीं देना है। कितने बचे, अब आपके बचे 400 का 2/3 निकालो आप। समथिंग ऐसे करके आएगा। इसका मतलब आपका ये मेजॉरिटी ये अचीव नहीं हुआ, ये तो अचीव हो गया कि 2/3 में से आपको 266 लोगों का मिल गया समर्थन, लेकिन आपका ये आंकड़ा अचीव हुआ, 273 लोगों का समर्थन मिला नहीं मिला, तो ये बिल पास नहीं होगा। मैंने जानबूझ के इतना हैवी आंकड़ा लिया था। अब दोबारा चलते हैं, दोबारा कहते हैं कि 45 लोगों में से 45 लोग नहीं आए, बचे 500 में 50 लोगों ने कहा हम प्रेजेंट तो हैं, वोट नहीं डालेंगे। बचे कितने, 450 का जरा 2/3 निकालो। 300। इस 300 में से आप देखो 2/3 तो मिले ही मिले जो प्रेजेंट एंड वोट कर रहे थे, प्लस ये वाला आंकड़ा भी अचीव हो गया। इसमें 273 लोगों का भी समर्थन मिला। अब जाके ये लोकसभा से पारित होगा और सेम आप ये राज्यसभा के लिए भी कर सकते हैं। यानी अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हमको सहमति चाहिए। वो सिंपल मेजोरिटी वाला खेल नहीं है कि यूं ही सीसी रिमूव हो जाएगा। आई होप कि आपको स्पेशल मेजोरिटी समझ में आ गई होगी। छोटा सा उसमें आपका बॉक्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस कराता है, सिर्फ 2 को छोड़ के, वो जो कि नीचे आपका लिखा ही होगा। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल। वही जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट करा रहा होता है तो उसके बस की बात तो है नहीं कि एक ही तीन ही मेंबर है इसमें, सब पूरा करा लेंगे 3 ही मेंबर, नहीं। तो याद रखिएगा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है एवरी स्टेट में, और द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब पूरे भारत देश में इलेक्शन करा रहा होता है तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करता है एवरी स्टेट में, वो पूरे स्टेट के मैटर को संभाल लेता है। और याद रखिएगा, लोकल बॉडी इलेक्शंस, वही पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को लोकल बॉडी इलेक्शंस कहा जाता है, स्थानीय निकाय चुनाव, उनका इलेक्शन ये नहीं कराता है। इसके अलावा
इसमें लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, या स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट, स्टेट का इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शंस कराता है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको डिटेल में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है कि 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है वंस अगेन नॉमिनेट कर दिए गए और मल्टी मेंबर कमेटी बन चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 3 सदस्य हैं इसमें, है ना, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। 1 सीसी होता है और 2 अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यहाँ पर वो चीज़ मेंशन है, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लाइन आप नोट डाउन कर लीजिए एनसीईआरटी की। लिखा हुआ है कि जो 3 मेंबर मल्टी मेंबर करने से क्या हो गया, मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन इज मोर अप्रोप्रिएट एज पावर इज शेयर्ड एंड देयर इज अ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। पावर शेयर हो गए। उसके बाद कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रिसाइड करता है, यानी उसका मेन पीठासीन अधिकारी होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास ज्यादा पावर है अदर इलेक्शन कमिश्नर से। ये भी मैं आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ, कह चुकी हूँ। और कह रहे हैं कि दे शेयर इक्वल पावर्स टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू इलेक्शन एज अ कलेक्टिव बॉडी। और कैसे अपॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि मैंने अभी आपको डिटेलिंग में समझा दिया था। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको उसमें अलग से समझा दी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ नहीं सॉरी, कह रहे हैं यहाँ पर दिस फियर हैज लेड many to suggest that this procedure should be changed. Many persons have suggested that a different method should be followed that makes the consultation with the leader of opposition and the Chief Justice of India necessary for the appointment of CEC and the election commissioner. The constitution ensures the security of the tenure of the CEC and the election commissioner. देखिए, पहली वाली लाइन जो थी वो भी मैंने आपको डिस्कस करी थी कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सरकार द्वारा अपॉइंट करवाए जाते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट उसी को अपॉइंट करेगा जिसको सरकार एडवाइस करेगी। तो यहाँ पर उसकी इम्पार्शियलिटी जो होती है, यानी उसको निष्पक्ष चुनाव जो कराने हैं, उसमें कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हो सकता है। तो अब यहाँ पर उसको बैलेंस आउट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों ना हम इसमें अपोजिशन के लीडर्स प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सरकार, अगर इन तीनों के कॉम्बो से अगर कोई एडवाइस दे और फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारा चुना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसके टेन्योर को हमने ये तो चुना नहीं, हमने बस यही कहा कि इसके टेन्योर को हम फिक्स कर देते हैं। भले यहाँ पर सरकार जो है चुनती है सीसी और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर, बस इसके टेन्योर को हम ऐसे फिक्स कर देंगे कि पहली चीज़ तो जो मैंने आपको बोली थी कि इसके रिमूवल जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा विथ स्पेशल मेजॉरिटी। और दूसरा है कि चाहे 65 साल की उम्र हो या 6 इयर्स का टर्म कंप्लीट हो जाए, दोनों ही में मतलब इसकी इतनी यहाँ तक फिक्स है, इसका टेन्योर जो है 65 साल से अधिक नहीं हो सकता और 6 साल से ऊपर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 62 का था और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ है तो जाहिर सी बात है 3 ही साल रहेगा, क्योंकि 65 जो भी मिनिमम होगा, जो भी पहले आ जाएगा उसमें हो रिटायरमेंट हो जाएगी, तो 65 पहले आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 इयर्स वैलिड नहीं रहेगा। और मान लेते कोई 52 इयर्स में सीसी बन गया तो वो रिटायर होने की उम्र तो 65 है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा 6 साल, तो वो कब रिटायर हो जाएगा 50
8 में रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है 6 साल या 65 साल, जो भी कम हो उससे पहले उसका एक्सपायरी उस पद की, उस बंदे की नहीं होगी। तो ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। स्पेशल मेजॉरिटी है आपकी, स्पेशल मेजॉरिटी हमने डिस्कस कर ली है। स्पेशल मेजॉरिटी है आपकी 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 of the majority present and voting and simple majority of the total membership of the house। सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं? 50% को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमने वैसे भी डिटेलिंग में कर रखी है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू आवर बस यहाँ पर ये लाइन जो मैंने आपको बताया था कि इसके टर्म को कैसे सिक्योर किया गया। प्रेसिडेंट जो है, जब पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से ऐसे रेजोल्यूशन को पास कर देगी तो प्रेसिडेंट उसे सीसी को रिमूव कर देगा। ऐसा करने से उन्होंने क्या किया है, उसके रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव सीसी, इसके टेन्योर को फिक्स कर दिया है। और इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे, जो द इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है, बट सीसी को नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, कुछ तो आपने पढ़ते बहुत, कोई बहुत ऐसा इसमें रॉकेट साइंस वाला काम वो करता नहीं है जो आपको मैंने ना बताया हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला कह रहा है इलेक्टोरल रोल बनाता है, जो कि बहुत बारी मैंने आपसे बोला कि वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। भाई कोई मर गया है तो उसे रिमूव कर देना, कोई नया 18 साल का हुआ है तो उसको रजिस्टर करके उसको वोटर आईडी कार्ड इशू करना। तो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल उसका पहला इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर दूसरा क्या है, इलेक्शन की टाइमिंग को बताना, इलेक्शन की प्रिपरेशन करना, उसकी शेड्यूलिंग को बताना, उसके नोटिफिकेशन को इशू करना कि भाई नोटिफिकेशन आ गया, इलेक्शन होने वाले हैं। उसके बाद नॉमिनेशंस, कौन खड़ा होना चाहता है उनको फाइल करना, नॉमिनेशन की लास्ट डेट को निर्धारित करना। फिर नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल की है भाई सही तरीके से फाइल की नहीं, उसकी स्क्रूटनी करना। और अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है बिफोर द इलेक्शन तो उसको देखना। फिर डेट ऑफ पोलिंग डिसाइड करना, काउंटिंग किस दिन होगी वो डिसाइड करना, और रिजल्ट को डिक्लेयर करना, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। ये सब आप जानते हैं। इलेक्शंस होते हैं तो दिन भर टीवी पे यही दिखाया जाता है। कोई भी इसमें ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसी लाइन नहीं है जो आप एग्जाम में अगर मैं ना भी पढ़ाती तो आपको ना पता चलता। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। तीसरा इसका फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है फ्री एंड फेयर पोल कराना, यानी कि सही तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराना। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं स्पेसिफिक स्टेट में सही तरीके से वोटिंग नहीं हुई, या बूथ कैप्चरिंग हुई, या किसी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, या किसी कैंडिडेट ने फॉलो नहीं किया, उसी समय रीपोल कराना उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। या फिर किसी भी स्टेट में अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराए जा सकते हैं और वहां का मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो ऐसे में वो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है कि कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा। इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है कैंडिडेट्स को और पार्टीज को, जिसमें उनसे कुछ काम ऐसे हैं जिनको प्रोहिबिटेड किया जाता है कि वो आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो मैं इतना डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी। जिसे हिंदी मीडियम कहते हैं, आचार संहिता लागू हो गई है। उसके बाद आप देखिए, अगर किसी भी
किसी भी इलेक्शंस में अगर उसको लगा कि ये स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या स्पेसिफिक पोलिंग बूथ पर बूथ कैप्चरिंग हुई है या सही तरीके से इलेक्शंस नहीं हुए तो री इलेक्शन या री पोल भी करवा सकता है। फिर कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अपॉइंट करना, ये भी तो इसी का काम है भाई। बीजेपी है तो सबको समझ में आ जाता है कमल का फूल है, कांग्रेस है तो पंजा समझ में आ जाता है। अच्छा ऐसा क्यों किया गया, सिंबल्स क्यों अलॉट किए गए होंगे, नाम से क्यों नहीं? क्योंकि भारत जैसे देश में या क्या कहीं भी अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे तो सिंबल्स को पहचानना ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। हम सिंबल्स को पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी भी बहुत अच्छे से समझ सकता है, राइट? तो कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, इसीलिए सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड रहे फॉर एवरीवन। तो ये इसका काम हो गया। अब देखिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगती है कि ये इसका कोई रोल है, बट फिर भी मैं इसको मेंशन करूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बड़ा लिमिटेड स्टाफ होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है। तो ये अपना कैसे इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराते हैं, तो जितने केंद्र में और राज्यों की जो कर्मचारी होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो इनको हायर कर लेते हैं, और जब तक इलेक्शंस रहते हैं जब इलेक्शन शुरू हो जाते हैं पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रोल होता है कि वो आदमी क्या करेगा। अगर उसका ट्रांसफर भी हो रहा होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर होती है कि वो उसके ट्रांसफर को भी रोक देगा। तो थ्रू आउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चाहता है वही करता है। तो इसके पास इतना कर्मचारी नहीं होते, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ही ये ड्यूटी असाइन कर देते हैं, जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का फुल ऑन कंट्रोल रहता है। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी तारीफ करी हुई है जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। और भारत जैसे देश में भारत जैसे देश में यस भारत जैसे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनिशियली वो जितने अपने पावर्स को यूटिलाइज नहीं करता था, ओवर द इयर्स उसने अपने पावर को यूटिलाइज किया, जो कि संविधान ने उसे दिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उसे नहीं आता था। हमने धीरे धीरे जब हम आज़ाद हुए तो डेमोक्रेसी संविधान को समझा है, हमने हम हर संस्था ने हमारे समझा है, हर निकाय ने हमारे समझा है और अपने पावर्स को पहचाना है जो उसको संविधान द्वारा ही दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से पावर संविधान में संशोधन करके दी गई या हमारे सरकार ने पार्लियामेंट में कोई कानून बना के दिया है, नहीं, वो संविधान में पहले से पावर्स थे लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आए जब उसके पावर्स को पहचानना उसको था और उसके हिसाब से उसको चलना था, ना कि किसी की इन्फ्लुएंस में चलना था। जिसमें उन्होंने देखा जम्मू कश्मीर, आसाम, यहाँ पर मिलिटेंसी होने के बावजूद भी इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, फेयर तरीके से कंडक्ट कराना, ये चुनौती भरा पूर्ण कार्य है। नक्सलाइड एरिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराना चुनौती भरा पूर्ण कार्य है। 2002 में गुजरात की स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, वहाँ पर इलेक्शन कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद काफ़ी री इलेक्शंस कराना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। इन सारे सिचुएशन में देखिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी को समझते हुए, संविधान को समझते हुए, अपनी पावर्स को पहचानते हुए आगे बढ़े हैं। एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए इतना डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। यानी क्या लगता है कि आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है भारत देश में? तो दिल्ली पहला पहला जो है, ऐसा तो देखिए कहीं हो नहीं सकता ना कि सब कुछ 100% सही शायद सही हो। तो कह रहे हैं पहला, तो सबसे पहला जो रिफॉर्म है वो है एफपीटीपी वाले प्रोसेस को चेंज करके पीआर सिस्टम ले आओ। क्यों? क्योंकि इससे सही पार्टी का सही प्रतिनिधित्व हो पाएगा। यानी जनता ने जिनको एक्चुअल में वोट किया होगा और जितनी परसेंटेज उनको मिली होगी उस हिसाब से उनको सीटें मिल जाएंगी। क्योंकि जब एफपीटीपी होता है तो उस पार्टी जीत तो भले जाती है लेकिन उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जनता द्वारा नहीं होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप एफपीटीपी की जगह पीआर सिस्टम लेकर आएं। ये पहला इलेक्टोरल रिफॉर्म। दूसरा कह रहे हैं वुमेन्स को भी सीटें दो भाई।
पहला, अब दूसरा है आपका वुमेन्स को भी सीटें दो। ये आपके वन लाइनर में आ सकता है, वुमेन्स को भी सीटें दी जाए। कई बार पार्लियामेंट में ये प्रोविजन लाया गया, ये बिल लाया गया कि वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल आज तक पास नहीं हो पाया। तो कह रहे हैं देयर शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। यानी राज्यों की जो विधायिका हैं और आपकी जो पार्लियामेंट है वहां पर कम से कम 1/3 वुमेन्स का प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा आपका क्या है, देयर शुड बी अ स्ट्रिक्टर प्रोविजंस टू कंट्रोल द रोल ऑफ द मनी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक फंड। अब आपको भी पता है जब भी चुनाव होते हैं तो पार्टीज जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से फंड लेकर आती हैं। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपने एक्सपेंसेस को भेजती है कि हमारा इतना खर्चा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा वो एक्चुअल खर्चा तो होता नहीं है। इनको बहुत सारे अदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल लॉबी से बहुत सारा पैसा मिलता है, जिसको ये इलेक्शंस में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि एक्चुअल एक्सपेंस भेजा नहीं जाता है। तो कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक फंड बनाया जाए और उसी फंड से इनको पैसा मिले कि इतना ही फंड और इतना ही इतना ही आप इलेक्शन में खर्च करेंगे। हर पार्टी को एक गवर्नमेंट फंड, स्पेसिफिक फंड बनाया जाए जो कि गवर्नमेंट ही पे करेगी और हर पॉलिटिकल पार्टी उतना ही फंड को यूटिलाइज करेगी, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिससे कि ये जो ब्लैक मनी का रोल है ना वो थोड़ा खत्म हो जाए। इससे जो ओवर एक्सपेंसेस चल रहे हैं पार्टीज के, ओवर डूइंग जो चल रही है इलेक्शंस के थ्रू, वो कम हो जाए। दूसरा, जो भी बंदा क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं उन कैंडिडेट्स को कंटेस्ट नहीं करना है इलेक्शन। ये हमारे यहाँ की मेजर प्रॉब्लम, अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली कि इनमें से आपको सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या लगती है कि नहीं होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ वुमेन को भी 1/3 रिजर्वेशन आप प्लीज़ मत दें, बट क्रिमिनल केसेस जिन पॉलिटिशियंस के ऊपर हैं उनको इलेक्शंस में खड़ा मत करवाइए। ये बहुत ही गलत मैसेज समाज में देता है, और समाज में जब गलत मैसेज जाता है तो ये जो बाहुबली लोग होते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए होते हैं, उनको एक बल मिलता है कि हम तो कुछ भी कर लेंगे और फिर भी हम इलेक्शंस जीत ही जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा अपना व्यू पॉइंट है कि ये तो ज़रूर होना चाहिए कि उनको इलेक्शन से बार्ड कर दिया जाए, कभी खड़े ही ना हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर शुड बी अ कंप्लीट अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट बैन लगा दो कास्ट और रिलीजन के नाम पे। ये जो कैंपेन्स में अपील करते हैं ना, इस पे तो कंप्लीटली बैन होना चाहिए। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को तो टोटली बैन कर देना चाहिए। फिर कह रहे हैं एक लॉ लेकर आइए जो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शनिंग को रेगुलेट करे और इंश्योर करे कि दे फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड अ डेमोक्रेटिक मैनर। यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सही तरीके से काम करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें, ऐसा कोई लॉ लेकर आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने देखिए ऑलमोस्ट आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म जो था वो लास्ट टॉपिक था, और इसके अलावा यही इतने ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे। इसमें एक लाइन आपके कभी एस्से में काम आ सकती है। देखिए मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, इनका कोई रोल नहीं है आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये जो चारों पांचों पॉइंट्स बताएं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट ये लास्ट लाइन, इसको मैं सिर्फ खत्म करने के लिए आपको बता रही हूँ कि इलेक्शंस, there are two other ways of ensuring the elections reflect the expectation and the democratic aspirations of the people। यानी लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है और जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है उसको कौन फुलफिल करता है, वो इलेक्शंस के थ्रू रिफ्लेक्ट किए जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये लास्ट लाइन थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे को जो चारों पांचों आपको मैंने पॉइंट्स बताएं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। इस चैप्टर का दी एंड होता है जिसमें हमने आपको इलेक्शंस के बारे में थ्रू चैप्टर 3 एनसीईआरटी जितना भी मेंशन था, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी के थे वो मैंने सब आपको बताया और अंडरलाइन कराया है। इसकी पीडीएफ और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इसमें थ्योरी बेस्ड कहानी होती है जो कि आपके
ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है। एक आधा लाइन जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है वो भी मैं बोल ही देती हूँ क्लास में, अंडरलाइन भी करा देती हूँ, आपकी मर्जी आप करना चाहें या ना करना चाहें। अदरवाइज एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ाती हूँ, कोई ऐसा पॉइंट आपसे छूट ना जाए, आपको लगे कि मैम ने ये स्किप कर दिया और ये नहीं बताया। अगर ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।